Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली आपके लिए वो टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको हमेशा ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपने कई सारी टर्म्स देखी होगी जो कि आप एग्ज़ाम में जब आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का काफ़ी ज़िक्र होता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है और हम सबको ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को डेली हम सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स और अपने सारे क्वेरीज़ को वहाँ पे वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप भी वहाँ से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ओके फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So before understanding what is cost effective analysis, what is cost benefit analysis, first we need to understand कि हम जो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है और जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक्स एक मेजर फील्ड है जिसके अंदर ये हमारे दो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लेकिन अब हम इसमें इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसका एजुकेशन में क्या लेना देना है, हम एजुकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है एजुकेशन की फील्ड में। और कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना ही होता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या रिलेशन है एजुकेशन की फील्ड में। तो अगर हम एजुकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें कभी ये नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए या फिर हमें कोई भी प्रोजेक्ट अपना करना है तो उसमें फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे सारे के सारे इसके अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हम एक इंडिविजुअल की स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कितना वो कलेक्टिवली एक प्रोडक्टिव एलिमेंट है या नहीं, और वो कितना कितना वो प्रोडक्टिव हो सकता है अपनी सोसाइटी के लिए। तो हम सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज सिर्फ मनी नहीं होता, ये फ्रेंड्स याद रखने वाली है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज सिर्फ मनी नहीं होता, मनी के अलावा भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी स्किल्स, आपकी प्रोडक्टिविटी। तो इन सब की जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें इन सब रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। किसी भी काम को करने के लिए आपको मनी चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए जो आपको सक्षम बनाए किसी काम को करने के लिए। तो यही हमारा मतलब है कि हमें इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये ध्यान देने वाली है कि ये जो सोशल साइंसेस के टर्म्स में इसको बताया गया है इकोनॉमिक्स को कि ये क्या है, ह्यूमन बीइंग कैसे अपने डेली एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग के डे टू डे लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करके अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके वो कार्य करता है, काम करता है। ठीक है, और कुछ प्रोडक्टिव वो आउटपुट देता है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, इसके साथ साथ कलेक्टिव लेवल पे होता है। इंडिविजुअल लेवल पे जो कि एक पर्सनल बेसिस पे हो रहा है,
अगर हम कलेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप में काम कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव वो आउटपुट दे रहा है आपको, तो ये आ जाता है। इसके साथ साथ ये आपके इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन आपको बताता है कि कैसे एक पर्सन अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्ट करता है, कैसे सोसाइटी उसकी क्या है उसके साथ परफॉर्म करता है, और वो डिसाइड करती है कि कैसे और कब उसे अपना गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यहाँ पे सारे के सारे आपके असेंशियली एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ आती है, गुड्स आते हैं, सर्विसेज आती है। अब सर्विसेज के अंदर क्या है, जो भी बेनिफिशरीज है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपनी सोसाइटी को, चाहे कैसी भी सर्विस हो। एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे आपको कोई टीचिंग दे रही हूँ, आपको फ्री यहाँ पे लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी मेरी एक तरह से सर्विस है, ताकि मैं अपनी सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए काम कर सकूँ। इसके साथ साथ और स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते टीचिंग को, और जो ऐसे लोग जो कि उनके लिए इतना महंगा अफोर्ड वो नहीं कर सकते टीचिंग को, तो इस उन सब के लिए यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो कि मेरे थ्रू हो रही है। मैं इंडिविजुअल बेसिस पे कर रही हूँ। अगर कलेक्टिव बेसिस पे किया जाए तो कोई आपकी इंस्टीट्यूट है जो आपको फ्री एजुकेशन, फ्री मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, फ्री लर्निंग मटेरियल्स दे रहा है, तो ये सब कुछ आपका इसके अंदर आ जाता है। गुड्स की बात होती है, सर्विसेज की बात होती है, और कितनी प्रोडक्शन हो रही है आपकी वेल्थ की, कितना आपको अर्निंग हो रही है। और वेल्थ के अंदर आपका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मनी की बात हो। वेल्थ आपका सेटिस्फैक्शन भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेटिस्फैक्शन भी आपकी एक तरह से वेल्थ हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, इसके साथ साथ ये ह्यूमन कैपिटल की यूटिलाइजेशन की बात करता है। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन? ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन के अंदर एक ह्यूमन बीइंग की सारी की सारी एबिलिटी आ जाती है, जिसको हम स्टॉक कहते हैं ऑफ कॉम्पिटेंसीज का। स्टॉक ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ये वर्ड याद रखना है आपको जब भी ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। उसका मतलब है कि सारे के सारे स्टॉक में आपकी एबिलिटी है, आपकी स्किल्स उसके अंदर है, जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, जो अपनी प्रोडक्टिविटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी सोसाइटी के लिए, तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है बिफोर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब कुछ डेफिनेशंस है जो आपको डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स ने दी है आपको। जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ये आपके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ह्यूमन कैसे डिसीजन लेता है, कैसे वो रिएक्ट करता है अबाउट एजुकेशन, कि एजुकेशन में कितना प्रोडक्टिव होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, कैसे उसे चलाया जाए, कैसे उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो ग्राउंड पे, और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो कैसे उसमें इंटरवीन किया जाए, क्या उसमें कॉस्ट लगेगी, क्या बजट होगा। तो ये सब कुछ हमारे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में आ जाती है, जो कि हम स्पेसिफिक एजुकेशन सेक्टर में देख रहे हैं। तो ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट अब आता है कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो हम कॉस्ट की बात ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले हमें कॉस्ट समझना है। कॉस्ट है क्या आखिर? कॉस्ट क्या है? अगर इसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखा जाए तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपकी गुड्स में और सर्विसेज में। कॉस्ट यानी कि कितना पैसा आपका लग रहा है। ठीक है, कितना आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन के लिए आप एक यूनिट, आप एक इकाई जो अपनी लगा रहे हैं, लागत लगा रहे हैं, तो वो इसके अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर दो तरह के आते हैं आपके कॉस्ट, यानी दो तरह की लागत इसके अंदर आती है आपकी। पहला आता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट आपकी बात कर रहा है कि ऐसे कॉस्ट जो आप टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको आपको पता है कि ये मेरी कॉस्ट है, ये मैं इस पर डायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली ये मेरी कॉस्ट है जो कि टेंजिबल है नेचर में। लेकिन कई सारी ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ऐसी कॉस्ट जो कि आप डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, लेकिन आपको पता होता है कि ये आपका पैसा है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सारी की सारी आपकी मनी जो आप अर्न कर रहे हैं,
जैसे आप कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है, जो अर्निंग हो रही है, तो वो इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि टीचर्स की सैलरी आ जाती है, जो भी आप एक्सपेंडिचर वैल्यूज़ के अंदर आ जाती है, जैसे कि स्कॉलरशिप है आपकी गुड्स और सर्विसेज पे, जो आपको मनी इन हैंड मिल रहा है, आपका क्या एक्सपेंडिचर है बुक्स के ऊपर, आप क्या रेंट दे रहे हो, तो ये आपको दिख रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट है। और ये दो तरह की होती है, यानी कि प्राइवेट कॉस्ट भी हो सकती है। प्राइवेट कॉस्ट यानी कि जो कि इंडिविजुअल अपने खर्चे के लिए यूज़ कर रहा है, फॉर इंडिविजुअल पर्पस के लिए जो पर्सन है वो यूज़ कर रहा है, जैसे कि अपनी एजुकेशन के लिए फ़ीस प्रोवाइड कर रहा है, अपने एजुकेशन के लिए बुक्स ले रहा है, और कोई भी ट्रैवल कॉस्टिंग इसके अंदर आ जाती है। तो ये सब कुछ डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाता है, जो कि आपको विजिबली ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कई सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ऐसी कॉस्ट जो कि आपका मनी, आप उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन वो आपका एकदम से चला जाता है हाथ से, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट जाता है। जैसे इसमें लिखा है अर्निंग फॉर गॉन्स एग्जाम्पल, कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। जैसे कि आपका टैक्स टैक्स का डिडक्ट हो रहा है, सरकार हमारी क्या करती है ना कि टैक्स आपकी इनकम में से डिडक्ट करती है, कितने परसेंट आपकी जो इनकम है उसमें से कितना परसेंट आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, कितना आप सर्विस टैक्स दे रहे हैं सरकार को, सड़कें बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, और भी जो सुविधाएं है, जैसे कि सब्सिडी, जो गैस की जो सब्सिडी होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड आपको करवा रही है, तो आप क्या करते हो, आपकी उसमें से डिडक्ट होके जाती है दूसरे लोगों को, जो कि जो आपको फ्री में, जिनको हम एलपीजी जो गैस दे रहे हैं। तो ये सब कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाती है, एक आपकी मनी का डिडक्शन हो रहा है, कट के जा रहा है, ठीक है, कट रहा है उसके अंदर आपके अर्निंग में से, जिसको हम अर्निंग्स फॉर गॉन भी कहते हैं। ठीक है, और दो तरह की कॉस्ट होती है अगर हम एजुकेशनल कॉस्ट में देखा जाए, एक होती है आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट और दूसरी आती है आपकी इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट। इंडिविजुअल कॉस्ट यानी कि जो कि आप पर्सनल खर्चे के लिए आप यूज़ कर रहे हो, जो कि आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट है, जैसे कि बुक्स ले रही है आप, ट्रैवल में खर्चा जा रहा है आपका। दूसरी तरफ आता है इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट, जो कि बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे होते हैं, जैसे कि सरकार को जो कॉस्टिंग कर रही है, सरकार जो आपको बजट प्रोवाइड कर रही है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, या फिर कोई प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो उसके लिए, तो ये सब कुछ आपके बड़े लेवल पे होता है, जो ब्रॉडर लेवल पे होता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कॉस्ट का मतलब क्या है। अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट कॉस्ट क्या है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी मैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी जानने वाली बात ये है कि यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है। यूनिट कॉस्ट का मतलब है कि कितनी एजुकेशन का, यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मीन्स कॉस्ट पर यूनिट, की कितनी कॉस्ट पर यूनिट पे लग रही है, कि पर स्टूडेंट पे कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, पर स्टूडेंट कितना पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है जो कि यूनिट कॉस्ट, आपकी छोटी इकाई, आपकी छोटी इकाई, लागत की छोटी इकाई जिसको हम कह रहे हैं। अगर हम यूनिट कॉस्ट की बात करें, एक से ज़्यादा उसकी बात करें, तो यानी कि दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा लर्नर्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ लर्नर्स कितने इनरोल्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स में इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन निकालता है, और यूनिट कॉस्ट कौन आपका निकाल रहा है, कॉस्ट पर लर्नर कौन निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो यूज़ होते हैं आपकी टेक्निक से फॉर्मूला, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, तो वहाँ पे जो एडमिन बैठता है, आपकी फ़ीस लेता है, तो वो सब कुछ ये मेंशन करता है कि एक पर्सन पे, एक बच्चे पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसके कितनी फ़ीस उससे ली जा रही है। अगर हम इसका टोटल देखें, तो टोटल बच्चों के ऊपर कितनी यहाँ पे पैसा लग रहा है, कितना क्या इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये सब कुछ वो देखते हैं। ठीक है, और ये आप भी निकाल सकते हो, कोई भी इसको निकाल सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, तो आप उस पे देख रहे हो कि कितना इसमें मेरा कॉस्ट लग रहा है, और अगर मैं और लोगों के पास देखूँ, अगर वही फैसिलिटी मैं दूसरे लोगों के को पकड़ाऊँ, दूसरे लोगों को दूँ, तो उन सब पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हर कोई कैलकुलेट कर सकता है, ये काफ़ी जनरल होता है। इसके साथ साथ आपका आता है कॉस्ट पर लर्नर, कि लर्नर पे कितना पैसा लग रहा है, कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एनरोलमेंट कित मतलब क्या है उसका। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको बताया। नेक्स्ट है कॉस्ट पर लर्नर अटेंडिंग द स्कूल, की मतलब कितना बच्चे किसी स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, किसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उस पर कितना खर्च हो रहा है। अब जैसे कि सरकार है,
आपको बेनिफिशियरी प्रोवाइड कर रही है, फ्री किताबें दे रही है, मतलब 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को तो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जा रही है ना, है ना, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की दी जा रही है क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आता है वो। अब इसके अंदर भी उन बच्चों को मतलब कितना बेनिफिशरीज प्रोवाइड की जा रही है, पर बच्चा कितनी कॉस्ट लग रही है, अगर टोटल देखे जाए कितनी कॉस्ट लग रही है, इसमें भी देखा जाता है कि जो बच्चा रेगुलर है, रेगुलर जो बच्चा है उसको बेनिफिशरीज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करके देखा जाता है, जिसके लिए कई सारे फॉर्मूले होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। अब हमारा आता है टॉपिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमेशा ही ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में। क्वांटिटेटिव क्यों होता है नेचर में? क्योंकि ये आप इसके अंदर मनी को मेजर करते हो। क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, आप मनी को मेजर करते हो कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, आपको कितना रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक इंसान है वो पॉजिटिव और नेगेटिव देखता है दोनों में, और वो उसे क्वांटिफाई कर सकता है, ठीक है, जिसको वो मनी के रूप में देखता है। हमेशा ही क्वांटिटेटिव होता है ये नेचर में, और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिटरमाइन करता है कि कैसे आपका जो प्लान है वो किस तरह से जा रहा है, प्रॉपर्ली जा रहा है कि नहीं जा रहा, प्लान का एक्शन का क्या टर्न आउट होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को देखता है, और ये आपका मेजरली फाइनेंशियल क्वेश्चंस के टर्म्स में देखा जाता है। फाइनेंशियल यानी कि मनी के टर्म्स में देखा जाता है कि अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है मनी के फॉर्म में। एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे जेआरएफ की तैयारी कर रही है, ठीक है, आप जेआरएफ की तैयारी कर रही है, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एनरोल होते हैं, मुझे जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में यहाँ पे जाकर क्या हूँगा, एनरोल हूँगा। उससे पहले आप ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि भाई अगर मैं इस इंस्टीट्यूट में पैसा लगाऊंगा तो आगे जाके मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मेरा यहाँ से निकल के नेट होता है, ठीक है, अगर मेरा यहाँ से निकल के नेट होता है तो मैं अमूमन मुझे महीने के 10 से 15 हज़ार मिल जाएंगे, जो मेरी पीएचडी के लिए करने में मेरी मदद करेंगी। लेकिन अगर मैं जेआरएफ करूँगा, जेआरएफ मेरा क्लियर होता है इस नेट में, इस इंस्टीट्यूट में एनरोल होने के बाद, और मैं अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद मेरा जेआरएफ होता है, तो मुझे 35,000 तक के तो मिल जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये एस्टिमेट कर रहे हो मनी के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में आप ये एस्टिमेट कर रहे हो। आप क्वांटिटी लगा रहे हो कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट लगाऊंगा, इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आगे जाके मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, इतना मुझे बेनिफिट होगा मनी के फॉर्म में। मनी में अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो मुझे 35,000 मिलेगा, तो मैं क्या, मैं तो फ़ायदे में चल रहा हूँ। अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो मुझे 35,000 मिल रहा है। तो इस तरह से आप सब कुछ एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, और यहाँ पे इवैल्यूएशन हो रहा है आपका फाइनेंशियल बेसिस पे, आप मनी के बेसिस पे, मॉनेटरी के बेसिस पे आप यहाँ पे अपनी एस्टिमेशन लगा रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। आप मेजर करते हैं अपनी जो रिटर्न मनी के फॉर्म में, ठीक है। अब आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स आपको सिंपली बता रहा है कि आप कैसे आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि अगर आपने अपने बिजनेस को शुरू करना है तो उसमें कैसे लागत लगेगी, उसका आप एस्टिमेट लगा रहे हो। कितना पैसा लगेगा, कितना मुझे अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है मनी के फॉर्म में कि मुझे कोई पर्टिकुलर कंपनी खड़ी करनी है तो मुझे कितने करोड़ लगाने हैं, क्या लाख लगाने हैं, 50 लाख लगाने हैं। तो ये सब कुछ आप इसके अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो जो एक्सटर्नैलिटीज़ इनटू द इक्वेशन। ये कह रहा है कि इसके अंदर प्राइवेट इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है आपकी, क्या बेनिफिट होगे एक्सटर्नली, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या डिसीजन प्रोसेस होगा, और टाइम्स भी इसके अंदर मैटर करता है कि कितने कितने समय में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, क्या होगा। तो ये सब कुछ आप मनी के फॉर्म में यहाँ पे एस्टिमेट लगा रही है। इसके साथ साथ ये आपको कई सारी स्टेजेस बताता है जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच के अंदर आती है। जैसे कि आप स्टेज वाइज यहाँ पे एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रही है। पहले क्या करते हैं आप, पहले आप कैलकुलेट करते हैं कोई भी सोशल बेनिफिट कॉस्ट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई मेरा ये पैसा है जो कि एक टेंजिबल बेनिफिट में है, जिसको आप देख, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट के माफिक है।
दूसरी तरफ है आपका इंटेंजिबल बेनिफिट, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट के माफिक है, जिसके अंदर मनी फॉरगॉन हो रहा है, जो आपका माइनस हो रहा है एक्सटर्नलिटीज़, मतलब एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो आपकी माइनस हो रही है, जिसमें डिडक्शन हो रहा है, सर्विस टैक्स लग रहा है, तो ये सब कुछ आप एस्टिमेट कर रहे हैं। फिर आता है कि आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हो कोई भी इवेंट्स को करने से पहले, मतलब आप ये पूरी तरह से हर हाल में उसको देख रहे हो और कई सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे सवाल कर रहे हो, यहाँ पे एस्टिमेट करो कि पॉसिबल बेनिफिट क्या होगा, मुझे कितना मुझे रिटर्न मिल सकता है। आप एक सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हो, अगर मैं इतना पैसा लगाऊंगा आगे जाके मुझे उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं। फिर जब बाद में आपका आता है कि कॉस्ट और बेनिफिट का ओवर द टाइम, मतलब अगर आगे टाइम बढ़ता है कि फ्यूचर में आप मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना मुझे पैसा मिलेगा, क्या मैं जो अभी मैंने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मैं इसमें कमा सकता हूँ कि नहीं। अब एग्ज़ाम्पल, कोई भी इंसान है, उसकी कोई नौकरी लगती है किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी, तो वो क्या करता है, पहले पूरा खोजबीन करके देखता है कि चलो अभी फ़िलहाल मैं 35,000 कमा रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं 35 से ज़्यादा भी कमा सकता हूँ, 80,000 भी कमा सकता हूँ। तो वो एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो 35,000 की इनकम में अटका रहेगा, आगे जाके वो 80,000 भी कमाएगा, लाख भी कमाएगा, वो आगे उसका प्रमोशन भी होगा, तो उस हिसाब से वो देख रहा है कि फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा उसको। फिर जब फ्यूचर बेनिफिट देख लेता है, फिर वो कंपेयर करता है कॉस्ट को और बेनिफिट को और डिटरमाइन करता है नेट सोशल रेट ऑफ रिटर्न। अब वो नेट सोशल रेट ऑफ रिटर्न को मेजर कर रहा है। बट जब वो आपको कंपेयर कर लेता है पूरी तरह से, मतलब कंपेयर कर लेता है कॉस्ट में और बेनिफिट में, डिटरमाइन कर लेता है नेट सोशल रेट ऑफ रिटर्न को, फिर लास्ट में जाके उसका आता है कि वो कंपेयर करने लग जाता है अपना नेट रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, कि कितनी कितनी लागत लगी है, कितना उसको बेनिफिट है, तो सब कुछ यहाँ पे देख लेता है। ठीक है, इसके मेरिट है और डीमेरिट देख लेते हैं, मतलब क्या इसके पॉजिटिव है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, क्या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव यही है हमारा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको ये पूरी तरह से आपको एनालिसिस करके दे देता है आपके न्यू और ओल्ड प्रोजेक्ट में। मतलब अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका ये कंपैरिजन कर सकता है ओल्ड प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं कि पुराने में मुझे कितना घपला हुआ था और जो अभी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे मतलब मुझे नफ़ा होगा या नुकसान होगा, तो ये आप देख सकते हैं, इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बेस्ड होता है एक्सेप्टेड सोशल प्रिंसिपल पे, डैट इज़ ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, यानी कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के ऊपर ये बेस्ड होता है। इसके साथ साथ ये एक ऐसा मेथड होता है जो एनकरेज करता है कि न्यू टेक्निक को, कि हम न्यू टेक्निक को इसमें यूज़ करें कि कैसे हम अपना सोशल बेनिफिट को इवेलुएट कर सकें। लेकिन डीमेरिट यही है इसकी सबसे बड़ी, कि ये आपको क्वांटिटी तो बता देता है, क्वांटिटी आपको बता देता है, लेकिन ये क्वालिटी नहीं बताता। क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना, क्वालिटी ये बताता नहीं, तो ये इसका डीमेरिट है। ये गवर्नमेंट अब ये बता रहा है कि जैसे कि गवर्नमेंट है, अगर बड़े लेवल पे उसको देखना हो तो वो इसको सही से यूज़ नहीं कर पाएगी इस टेक्निक को, कि ये कम्प्लीटली अवेयर नहीं होगी कॉस्ट बेनिफिट को और कैसे वो एसोसिएट करे प्रोग्राम के साथ, क्योंकि ये ब्रॉडर लेवल पे होता है। अगर किसी भी चीज़ को हमें एस्टिमेट करना होता है ना, तो हमें दोनों ही फैक्टर देखने पड़ते हैं, क्वांटिटी भी देखना होता है और क्वालिटी भी देखना पड़ता है। तो इसलिए ये यहाँ पे लैग करता है, जो कि इसका एक सबसे बड़ा लूप पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, डीमेरिट है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो आपका अप्रोच है वो क्लियरली स्टेट नहीं करता है कि कितना किसको मतलब कंट्रोल करना चाहिए कॉस्ट को, तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। अब इसको ओवरकम करने के लिए, इसके लूप पॉइंट्स को ओवरकम करने के लिए हमारा आया कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, जो कि आपकी दोनों तरीके से बात करता है, क्वालिटी भी और क्वांटिटेटिव इनपुट और आउटपुट दोनों को ये बताता है। ठीक है, यहाँ पे रेड से मैंने मार्क किया हुआ है कि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस आपका दोनों से ही कंसर्न है, किससे, क्वांटिटी भी और क्वालिटेटिव नेचर में, दोनों से ही ये आपका ये लिंक्ड है। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक तरह का अकाउंट डिसीजन है, जो कि आपका अल्टरनेटिव्स है दोनों के लिए, कॉस्ट के लिए और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। ठीक है, और ये आपका अटेम्प्ट है ताकि आप अचीव कर सको, अचीवमेंट हो आपकी प्री डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव्स के और टारगेट का विद इन द गिवन कॉस्ट एंड इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। इसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या है, ये आपका अप्रोच है जो कि काफ़ी अप्रोप्रिएट है इन नेचर में, हर इंस्टीट्यूट के लिए, क्लासरूम के लिए, और जो भी टीचर डिलीवर कर रहा है अपने लेक्चर्स को, हर लेवल पे ये प्रिसाइसली आपका रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ दोनों तरीके से आप मेजर कर सकते हो, क्वालिटी भी और क्वांटिटेटिवली। ठीक है,
इसका एक फॉर्मूला है जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस आपको दिखाता है, और ये आपका आउटपुट के और इनपुट दोनों के ऊपर बेस्ड होता है। जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था ना, ये सिर्फ आपका आउटपुट के ऊपर फोकस था, आउटपुट के ऊपर फोकस था, जो कि आपको मनी के बारे में बता रहा था, अर्निंग के बारे में बता रहा था। लेकिन जब आप कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो ये आपको बताता है इनपुट के बारे में भी और आउटपुट के भी बारे में। आप एग्जांपल देखिए, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे उस जेआरएफ की अमाउंट नहीं देखेंगे, 35,000 नहीं देख रहे यहाँ पे, आप क्वालिटी भी देख रहे हैं कि आपने क्या, आपके अंदर वो सक्षमता है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप उसको अचीव कर पाओ। एग्जाम्पल, आप इनपुट डालोगे तभी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर आप इनपुट अच्छा नहीं डाल रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, आप अपना, आपका कोई शेड्यूल नहीं है पढ़ने का, तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वांटिटी तो बाद में आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जांपल एक और मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, आपसे, आपको इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि चलो मतलब ये ऐसा इंस्टीट्यूट है कि यहाँ पे जाके सब बच्चे में यहाँ पे तैयार हो जाते हैं और आगे जाके एक अच्छी अर्निंग करते हैं। अब एक बात बताओ, अच्छी अर्निंग का आप क्या आचार डालोगे जब तक अगर आपको स्किल्स है ही नहीं, कैसे आपको बोलना है। अब आपकी जो कॉम्पिटेंसी है ना, स्किल्स आपकी, यहाँ पे स्किल्स की भी बात करता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, कि आप 4 लोगों से compete कर पाए। अगर वो क्वालिटी मिसिंग है तो सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो यही बात ये हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि इनपुट भी इम्पॉर्टेंट है, आउटपुट की तो छोड़ो, आउटपुट तो बाद में आएगा। जो चीज़ आप डाल रहे हो उसका ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा इनपुट डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए आपकी दोनों की बात करता है, इनपुट की भी बात करता है, आउटपुट की भी बात कर रहा है। इसके साथ साथ क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है। क्वालिटी यहाँ पे बादशाह है, यहाँ पे बॉस है क्वालिटी, ठीक है। मैटर करती है आपकी क्वालिटी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूला दे रहा है ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, जो कि CEA कहते हैं जिसको, कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो इन्होंने कहा है, CER दिया है इन्होंने, कि कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन क्या है और कॉस्ट और इसका इफेक्ट क्या है। किसी कॉस्ट का हम इफेक्ट देख रहे हैं, क्या पड़ा है, मतलब इनपुट का आउटपुट देख रहे हैं, यहाँ पे इनपुट का आउटपुट देख रहे हैं, जिसको हम एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, CER से, जिसको कह रहे हैं C अपॉन E, कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन अपॉन इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। इसके अलावा ये आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है रेशियो का, जिसके अंदर आप डिफरेंस निकालते हो, कि डिफरेंस निकालते हो कॉस्ट में, कि पहले क्या था बाद में क्या है, मतलब C0 माइनस C1 और E0 माइनस E1, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो आपका होता है कि जो प्रीवियस वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो इस तरह से ऐसे ये फॉर्मूला है जो आपको बता रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस। पहले कितना था अब कितना है, पहले कितना इफेक्टिव था अब कितना इफेक्टिव है, तो क्या इफेक्ट है उसका, तो ये सब कुछ आपको एक फॉर्मूले के थ्रू बताया है। इसके साथ साथ एक डिफरेंस देख लेते हैं, ये टेबल की फॉर्म में आपको बताया हुआ है मैंने, ठीक है। ये सोर्स आपको एक रिसर्च पेपर से मैंने लिया है, ये सोर्स वहाँ से है, तो वहाँ पे ये टेबल मुझे अच्छी लगी तो इसलिए आपके लिए लेके आई। कोई रिसर्च स्कॉलर है उनकी ये मैंने टेबल रेफ़र करी है, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब पहले समझ लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, ये एक तरह का इकोनॉमिक इवेल्युएशन है, टेक्निक है जो कंपेयर करता है कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन को विद द बेनिफिट इंकर्ड, मतलब सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट से देखने की कोशिश करते हैं, और बेनिफिट यहाँ पे मेजर होता है आपका मॉनेटरी यूनिट्स में। इसके साथ साथ जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है, ये एक तरह का इकोनॉमिक इवेल्युएशन टेक्निक होता है जो कंपेयर करता है कॉस्ट पर कॉन्सिक्वेंस, कॉस्ट पर कॉन्सिक्वेंस होता है, जिसके अंदर 2 और 2 से ज़्यादा इंटरवेंशंस होते हैं। इसके अंदर कितने थे, इसके अंदर सिर्फ कॉस्ट था और हम बेनिफिट देख रहे थे, लेकिन इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके कॉस्ट पर कॉन्सिक्वेंसेस थे, कई सारे इंटरवेंशंस को देख रहे थे। इसके अलावा जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है ना, ये मेनली हम हेल्थ को मेजर्स करने के लिए भी करते हैं, जो हेल्थ का इंश्योरेंस लेते हैं और सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को हम मेजर करने के लिए भी यहाँ पे लेते हैं।
उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आपको बताता है कि कितना ये मेजर करता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल यूनिट्स को, कितनी लाइफ ईयर्स आपकी गेन हुई, कितनी सेव्ड ईयर्स ऑफ लाइफ हुआ, तो ये सब कुछ आपको बता रहा है। ये हेल्थ इंश्योरेंस की मैंने बात कर रहा है। इसके साथ साथ जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो फोकस होता है मॉनेटरी आउटकम्स पे, लेकिन ये आपका मॉनेटरी आउटकम्स पे बेस नहीं होता, मनी के ऊपर बेस नहीं होता। ये आपकी क्वालिटी की भी बात करता है और क्वांटिटी की भी बात करता है। इसके साथ साथ ये आपका कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस है जो आपका यहाँ पे नेट बेनिफिट से मेजर होता है, जिसमें आप बेनिफिट को माइनस कर रहे हो कॉस्ट से। यानी कि ये कितना कॉस्ट निकाली है आपकी, कितनी कॉस्ट थी, उसमें से कितना बेनिफिट माइनस हुआ है, जो बचा है आपका इन हैंड वो उसकी बात कर रहा है आपका नेट बेनिफिट। इसके अलावा जो आप कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है वो बात कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन क्या है अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। जो आपको बताया गया है वही आपको करना है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और टेबलर फॉर्म में इसलिए आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसके अंदर आपका आउटपुट क्या इन्वॉल्व होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट आपका आउटपुट इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो आपका इसके अंदर जो आउटकम्स इधर इन्वॉल्व हो रहा है, ये आउटकम की बात कर रहा है। आउटकम इन्वॉल्व होता है कि कितने आपकी ईयर्स ऑफ लाइफ सेव्ड है, मतलब क्वालिटी इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मॉनेटरी हो जाता है, लेकिन आपका आउटकम क्या मिल रहा है कि उसका यूज़ करने के बाद आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है क्वालिटी के फॉर्म में। कितना, अब एग्जांपल है, कोई भी हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं हम, हेल्थ पॉलिसी हमने खरीदी, उस पॉलिसी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, एग्जांपल महीने के आप 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, कितने भी दे रहे हैं। अब उसके बाद जब आपको रिटर्न मिल रहा है, जब आपको ज़रूरत पड़ी, जब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने उसका यूज़ करा पॉलिसी का। आप उस पॉलिसी का यूज़ करके आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मतलब आपकी सेवा हो रही है अच्छे से कि नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट आपको अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, केयरिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे नहीं है हॉस्पिटल में, तो ये सब कुछ आपकी क्वालिटी के अंदर आ जाती है, ठीक है। आपकी लाइफ कितनी सेव्ड हुई है, कितने ईयर्स ऑफ लाइफ आपकी सेव्ड हुई है। अगर आपको बीमारी थी लेकिन आप उसके बाद ठीक हो गए, तो अगर आप जो 25 की उम्र में मरने वाले थे, आप 50 की उम्र में मरे, तो कितने, मतलब 25 साल आपके तो सेव हो गए लाइफ के। तो ये क्वालिटी के बारे में बता रहा है आपकी, ठीक है। आपकी डेथ यहाँ पे प्रिवेंट होगी, आपकी मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे आपकी कम हो गई है, जीवन स्तर आपका बढ़ गया है। तो ये सब कुछ क्वालिटी के अंदर आ जाती है, जो कि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के थ्रू ये हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये भी भाई आपको कह रहा है कि कितना मनी गेंड हुआ है यहाँ पे, कितने हेल्थ यूनिट्स यहाँ पे है, और ये सब कुछ उसी जो टेबल है उसका यहाँ पे पूरी तरह से आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये पूरी तरह से आपको डिटेल में बताया है, तो आप इसको यहाँ से रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा होगा सेशन, उसके अंदर हम ह्यूमन कैपिटल थ्योरी और ये सब पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी बने रहिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे क्या रिलेटेड है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो मेरी वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हो, और मुझे बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ये टॉपिक के अंदर बहुत ही कन्फ्यूजन होती है लोगों को, और ये आपको कैसा लगा तो ये मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।